नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब के लुधियाना कोर्ट परिसर में विस्फोट हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार धमाके में 2 लोगों की मौत होने की खबर है। मौके पर मौजूद एक वकील ने कहा कि विस्फोट दूसरी मंजिल पर सार्वजनिक शौचालय के अंदर हुआ। विस्फोट उस समय हुआ जब जिला अदालत काम कर रही थी। खबर के मुताबिक इस धमाके में कई लोग घायल भी हुए हैं। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंच गए हैं। इलाके की घेरेबंदी कर दी गई है और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। मोदी सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि वो अपने विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। बीते कुछ सालों में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें सरकार का विरोध करने का खामियाजा उठाना पड़ा है। लेकिन एनडीटीवी की एक रिपोर्ट कहती है कि 2014 में, यानी जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों पर मुकदमों की बाढ़ आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद से 570 लोग ऐसे हैं जो जांच एजेंसियों के निशाने पर रहे हैं। कुछ मामलों में तो संबंधित शख्स के परिजनों तक भी ये एजेंसियां पहुंची हैं, जबकि लोगों में गैर एनडीए दलों के राजनेता, एक्टिविस्ट, वकील, स्वतंत्र मीडिया हाउस, पत्रकार, फिल्म जगत से जुड़े लोग और सरकारी अफसर भी शामिल हैं। कांग्रेस के 75 नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, जिसके 36 नेताओं के, और फिर आम आदमी पार्टी के 18 नेताओं को मुकदमों का सामना करना पड़ा है। इनमें पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है कि यूपीए 2 की सरकार के मुकाबले मोदी सरकार के पिछले 7 सालों में जो कार्रवाई एजेंसियों ने की है वो 340% ज़्यादा है। यूपीए 2 की सरकार में 85 लोगों या समूहों को इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज से 3 दिनों के लिए अपनी चुनावी रैलियों से दूर रहने का फैसला किया। अखिलेश ने अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव ट्वीट कर कहा कि परिवार के लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से हम 3 दिनों के लिए एहतियात बरतते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे। अखिलेश ने कहा कि आज की इजलास की, सपा रालोद की संयुक्त रैली की अपार सफलता के लिए शुभकामनाएं व सभी कार्यकर्ताओं से पूरे उत्साह और ऊर्जा से सक्रिय रहने की अपील। बता दें, सपा की पूर्व सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव और उनकी बेटी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद ही अखिलेश यादव ने अपना कोरोना टेस्ट कराया था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद से ही राज्य सरकार के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों और उनके रिश्तेदारों द्वारा मंदिर के आसपास नियमों का उल्लंघन कर जमीन खरीदने के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद ये जांच के आदेश दिए गए। बता दें, अयोध्या में 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही मंदिर के कुछ किलोमीटर तक जमीन खरीदने की होड़ लग गई। खरीदने वालों में स्थानीय विधायक के अलावा जमीन खरीद मामले में ट्रस्ट की जांच कर रहे कम से कम 3 अधिकारियों के रिश्तेदार भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार राम मंदिर स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर पर अयोध्या के तत्कालीन आईएएस अधिकारी अनुज झा के पिता ने भी जमीन खरीदी, जो 23,40,000 रुपए की बताई गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में बड़ा घोटाला करने का आरोप लगाया और कहा है कि राम के नाम पर इकट्ठा किए गए चंदे में लूट की गई है। प्रियंका ने कहा कि राम मंदिर के लिए गरीब महिलाओं ने चंदा दिया था, ऐसे में गरीब महिलाओं के विश्वास और आस्था को बेच दिया गया। कांग्रेस महासचिव ने पूरे मामले के हाईकोर्ट से जांच कराए जाने की मांग की है। प्रियंका ने कहा कि जमीन खरीद फरोख्त में ट्रस्ट द्वारा करोड़ों का घोटाला किया गया है। प्रियंका ने कहा कि राम मंदिर के आसपास की जमीन को योगी सरकार के अधिकारियों और नेताओं में खरीदने या हड़पने की होड़ लगी हुई है। इन लोगों ने वो जमीन खरीद ली जो खरीदी नहीं जा सकती थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कई नेताओं और उत्तर प्रदेश शासन के कुछ अधिकारियों ने अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के आसपास की जमीनों को औने पौने दाम पर खरीदा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है, हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। इस ट्वीट पर राहुल ने वो खबर भी अटैच की है जिसमें बताया गया है कि कैसे मेयर और उनके रिश्तेदारों, डीएम और उनके रिश्तेदारों और बाकी अधिकारियों और नेताओं के रिश्तेदारों ने मंदिर के आसपास जमीन को खरीदा। हरिद्वार में 3 दिन तक चली धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भड़काऊ बयानबाजी की गई। धर्म संसद में साधु संतों के साथ ही हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय और उदिता त्यागी भी मौजूद रहे। हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने धर्म संसद में कहा कि हमें तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि म्यांमार में हिंदुओं की हत्या की गई, दिल्ली के बॉर्डर पर भी हिंदुओं की हत्या हुई। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, या तो आप अभी मरने के लिए तैयार हो जाओ या फिर मारने के लिए, और इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि म्यांमार की तरह यहाँ भी हर हिंदू को हथियार उठा लेना चाहिए और सफाई अभियान शुरू कर देना चाहिए। प्रबोधानंद गिरी इससे पहले हिंदुओं को 8 बच्चे पैदा करने के साथ ही मुसलमानों के खिलाफ कई बार नफरती बयानबाजी कर चुके हैं।
प्रबोधानंद गिरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं। उनकी उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ भी फोटो आ चुकी है। कर्नाटक में चर्च और ईसाइयों पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दक्षिण कर्नाटक के चिकबल्लापुर में स्थित सेंट जोसेफ चर्च में गुरुवार सुबह तोड़फोड़ हुई। चर्च के पादरी फादर जोसेफ एंथनी डेनियल ने एनडीटीवी को बताया कि यह घटना सुबह 5:30 बजे हुई। फादर ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि पहले कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये चर्च 160 साल पुराना है। चर्च में रखी सेंट एंथनी की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। इस बीच राज्य सरकार विधानसभा में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक लेकर आई है। सरकार का कहना है कि ये विधेयक लालच देकर किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए लाया गया है। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से फैलने पर केंद्र द्वारा राज्यों को चेतावनी देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इसकी समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि वह गुरुवार को समीक्षा बैठक लेंगे। ये रिपोर्ट तब आ रही है जब ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने के कारण चिंताएं बढ़ गई हैं। देश में नए वेरिएंट के मामलों की संख्या बढ़कर अब 238 हो चुकी है। इसमें से दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए इकट्ठे होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार ने एक पहल की है जिसका अनुकरण दूसरे राज्य भी कर सकते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि राज्य सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए कितनी गंभीर है। पंजाब सरकार ने कहा है कि जो कर्मचारी कोरोना टीकाकरण सर्टिफिकेट पेश नहीं करेंगे उनका वेतन रोक लिया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों से कहा गया है कि वो अपना कोरोना टीका सर्टिफिकेट राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर दें। जिन कर्मचारियों ने एक ही खुराक ली है वो उसी खुराक की सर्टिफिकेट अपलोड करें, ये छूट दी गई है। पर जो सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे उनका वेतन रोक लिया जाएगा। उन्हें भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वे सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे। कोरोना वायरस के फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन ने अपने 3 लाख आबादी वाले शहर शियान में लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान लोगों से घरों में ही रहने को कहा गया है। हालांकि हर 2 दिन में घर के किसी एक व्यक्ति को जरूरी सामानों की खरीद के लिए बाहर जाने की इजाजत होगी। शांची प्रांत में स्थित शियान में 9 दिसंबर के बाद से 143 लोगों को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। कांग्रेस ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह को चुनाव से पहले राज्य में राज्य नेतृत्व के भीतर की स्थिति को शांत करने के लिए दिल्ली बुलाया है। नेताओं की कल राहुल गांधी से मिलने की संभावना है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ उत्तराखंड के मौजूदा हालात पर भी चर्चा की जाएगी। यह घटनाक्रम रावत के एक के बाद एक ट्वीट्स के एक दिन बाद आया है, जिसमें रावत ने कहा कि संगठन उनका सहयोग नहीं कर रहा है और मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है। रावत ने कहा था कि सत्ता के छोड़े हुए लोग उनके हाथ बांध रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में अब विश्राम का भी विचार आ रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।